Good morning everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College कोटा। सिविल प्रोसीजर कोड में आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है स्टे ऑफ सूट या फिर लैटिन टर्म में इसे बोलते हैं रेस सब जुडाइस। वी विल डिस्कस इन फर्दर 2-3 लेक्चर्स सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 रेस सब जुडाइस एंड रेस जुडिकेटा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेस सब जुडाइस एंड रेस जुडिकेटा जब आप सेक्शन 10 और सेक्शन 11 पढ़ेंगे तो दोनों आपको थोड़े सिमिलर लगेंगे, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम ये हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। रेस सब जुडाइस सेक्शन 10 जो है और सेक्शन 11 दोनों का ऑब्जेक्ट ये है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना, टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स इन कोर्ट। ओके, मल्टीपल सूट्स अगर फाइल होंगे तो सूट्स का जो है वो डिसीज़न जो है वो पेंडिंग रहेगा कोर्ट में। नंबर ऑफ सूट्स के कारण जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 10 और सेक्शन 11 सीपीसी में इंसर्ट किए गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस स्टे ऑफ सूट। What section 10 says? It says that no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, whereas a suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. Explanation is also inserted. The pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action. So explanation deals with the foreign court where a suit is pending in a foreign court, then what will be the impact of that suit in India. तो हम इन सेक्शन 10 को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर इसके हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लें कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू ब्रिंग फाइनलिटी इन द जजमेंट एंड टू अवॉइड द कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन बाय द 2 डिफरेंट कोर्ट्स। अगर मान लीजिए एक ही मैटर पर सेम पार्टीज़ हैं, ठीक है, या फिर उनके बिहाफ पर कोई और पार्टी जो है, एक सूट ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, उसी मैटर पर वही पार्टीज़ या उनके बिहाफ पर दूसरे लोग जो हैं उसी मैटर से रिलेटेड किसी और कोर्ट में केस फाइल करते हैं व्हेन द प्रीवियस सूट इज़ पेंडिंग, तो फिर क्या होगा। तो सेक्शन 10 बोलता है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। वो प्रोसीड ही नहीं करेगा उस सूट में। सबसे पहले इसके एसेंशियल कंडीशंस हम देखते हैं तो आपको ये सेक्शन समझ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 10 का एसेंशियल कंडीशन है देयर मस्ट बी 2 सूट्स। ओके, 2 सूट का होना ज़रूरी है। एक तो है जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड है, सेम उसी मैटर पे आपने दूसरा सूट भी फाइल कर दिया है। ओके, सो वन इंस्टीट्यूटेड प्रीवियसली एंड द अदर इंस्टीट्यूटेड सब्सिक्वेंटली। तो 2 तरीके के सूट हो गए, एक ही मैटर से रिलेटेड। दूसरा एसेंशियल कंडीशन है बोथ सूट शैल बी पेंडिंग इन कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर रखा है अगर एक सूट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है और दूसरा सब्सिक्वेंट सूट इंडिया में अगर फाइल किया जाता है देन सेक्शन 10 डज नॉट अट्रैक्ट। सेक्शन 10 का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इफ़ेक्ट कब होगा सेक्शन 10 का, जब दोनों सूट्स प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट दोनों सूट जो हैं वो इंडिया की कोर्ट में ही फाइल हैं। ओके, या फिर ऐसी कोर्ट
which is established outside India but under the authority of the central government. Next essential condition is the matter in issue in the previous suit shall be substantially in issue in subsequent suit. Okay, it means जो matter है वो जो issue है दोनों suits में वो दोनों में क्या है, same है. Next essential condition is the court in which previous suit is instituted must have jurisdiction to grant relief claimed in the subsequent suit. जब दूसरा सूट आप लेकर आ रहे हो दूसरी कोर्ट में तो उस मैटर पर पहले वाली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है रिलीफ ग्रांट करने का. देन ये क्या हो गया, मल्टीपल सूट्स हो गए. मतलब एक कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया नहीं, उससे पहले ही आप दूसरी कोर्ट में जा रहे हो तो क्या होगा, मान लीजिए अगर ए कोर्ट है, ए कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, बी कोर्ट अगर डिनाई करती है तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया. ये तो एक ही मैटर है, एक ही पार्टीज़ हैं और उस पर भी अगर अलग अलग डिसीजन आ रहा है दैन द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिटवीन द कोर्ट्स डिसीजन. सो to remove these contradictions this section arises. Next essential condition is both parties must be litigating under the same title. दोनों सूट्स में जो पार्टीज़ हैं वो भी क्या हैं, सेम टाइटल में हैं. मतलब जो पोजीशन जो रिलीफ पहले वाले सूट में ले रहे थे वही आप सब्सिक्वेंट सूट में ले रहे हो. तो फिर सेक्शन 10 बोलता है कि ऐसे सूट में प्रोसीड नहीं करना चाहिए. सब्सिक्वेंट सूट जैसे ही आपने फाइल किया कोर्ट क्या करेगी, उसे प्रोसीड ही नहीं करेगी ट्रायल को, वो वेट करेगी, ठीक है, और उसे वहीं स्टे लगा देगी. दैट्स वाई सेक्शन 10 इज़ नोन एज स्टे ऑफ सूट. सूट को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पेंडिंग है दूसरी कोर्ट में. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें एक नोटिसेबल है वो मैं आपको बता देती हूँ. सेक्शन 10 जो है वो सूट और अपील पर अप्लाई होता है, नॉट ऑन एप्लीकेशन एंड कंप्लेंट्स. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सेक्शन 10 जो है वो सूट और अपील पर अप्लाई होगा, एप्लीकेशन और कंप्लेंट्स पर अप्लाई नहीं होता है. दूसरा इम्पॉर्टेंट नोटिसेबल पॉइंट है दैट सेक्शन 10 डज नॉट बार द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इट बार्स ओनली द ट्रायल. मतलब एक बार तो फाइल सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है लेकिन ट्रायल आगे नहीं चलेगी. ओके, तो सब्सिक्वेंट सूट कैन नॉट बी डिसमिस बाय द कोर्ट. सिंपल क्या किया जाता है, उसे स्टे कर दिया जाता है. प्लस थर्ड जो सेक्शन 10 का नेचर है वो क्या है, मैंडेटरी है, बिकॉज द वर्ड यूज इज नो कोर्ट शेल प्रोसीड. कोई कोर्ट आगे प्रोसीड ही नहीं करेगी ट्रायल को, तो इट इज़ मैंडेटरी नेचर, इट इज़ ऑफ मैंडेटरी नेचर. ओके, और कोर्ट के पास कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं बच जाता है, उसे वो रोकना ही